नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 कार्डियोमायोपैथी इलाज की नई उम्मीद। वेन 15 एक आजीवन मित्र। हम साउथ डकोटा में मिसौरी नदी के किनारे एक छोटे से शहर में एक साथ पले बढ़े। उनके पिता हाई स्कूल के दौरान मेरे बेसबॉल कोच थे और भले ही वेन मुझसे छोटे हैं, लेकिन हम हमेशा खेलों में बराबरी की प्रतिस्पर्धा करते थे। वास्तव में जब मैं सीनियर था तो मैंने आधे मील में एक स्थानीय हाई स्कूल ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था, जिसे वेन ने 2 साल बाद तोड़ दिया। वेन और मैं दोनों साउथ डकोटा विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, जहां हम यूएसडी ट्रैक टीम में एक साथ दौड़े। विश्वविद्यालय में हमारे वर्षों के बाद वेन ने अपनी एथलेटिक गतिविधियों को जारी रखा, एक आक्रामक साइकिल चालक था और कभी कभी दौड़ता भी था। मैं उसकी शीर्ष शारीरिक स्थिति में रहने की निरंतर इच्छा की प्रशंसा करता हूं। उसके एथलेटिक होने को जानते हुए मैं काफी चिंतित था जब मेरा दोस्त एक दिन गर्मियों के बीच में मेरे कार्यालय में आया। वेन का रंग खराब था और उसने शिकायत की कि उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सीधे उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। मेरा पूर्व प्रतियोगी थका हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि उसे लगभग 3 महीने पहले एक गंभीर फ्लू हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी इससे उबर नहीं पाएगा। ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी करता था वह उसे पूरी तरह से थका देता था। वह एक रेस्तरां का प्रबंधक था और उसे नहीं पता था कि वह कैसे काम करना जारी रख सकता है। यह उसके शरीर के लिए बहुत थका देने वाला था। जब मैंने अपने दोस्त की जांच की तो मैंने तुरंत देखा कि उसका दिल वाकई बहुत तेजी से और अनियमित रूप से धड़क रहा था। वेन का दिल वॉशिंग मशीन की तरह धड़क रहा था। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर संकट में था और मैंने उसे बताया कि उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। वेन सीधे अस्पताल गए, जहां हमारे स्थानीय हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक ने उनकी जांच की। एक्स-रे से पता चला कि वेन का दिल काफी बड़ा हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत इकोकार्डियोग्राम हृदय का ध्वनि तरंग अध्ययन का आदेश दिया। परिणाम चौंकाने वाले थे। वेन का इजेक्शन अंश, हृदय की धड़कन की तीव्रता का माप, केवल 17% था। सामान्य इजेक्शन अंश 50 से 70% के बीच होता है। जब इजेक्शन अंश 30% से कम हो जाता है तो रोगी हृदय प्रत्यारोपण के लिए संभावित उम्मीदवार होता है। वेन का हृदय बहुत बड़ा था, रक्त के थक्कों से भरा हुआ था और एट्रियल फाइब्रिलेशन, अनियमित रूप से धड़कना में था। उसकी स्थिति गंभीर थी। फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने कार्डियक कैथीटेराइजेशन किया, जिसमें उन्होंने वेन के हृदय और कोरोनरी धमनियों में एक विशेष डाई इंजेक्ट की। उसकी धमनियां ठीक थीं, लेकिन उसके हृदय को निश्चित रूप से आघात पहुंचा था। अगला परीक्षण, हृदय की मांसपेशी की बायोप्सी से पता चला कि हृदय के वायरल संक्रमण से पीड़ित होने के परिणामस्वरूप वेन को कार्डियोमायोपैथी, हृदय की मांसपेशी की अत्यधिक कमजोरी हो गई थी। संक्रमण संभवतः वसंत में हुआ था, जब वेन को वह बीमारी हुई थी जो उसे लगता था कि फ्लू है। उसे वास्तव में एक बीमारी हुई थी, वायरल मायोकार्डिटिस, जिससे उनके हृदय को गंभीर क्षति पहुंची। हृदय रोग विशेषज्ञ ने रक्त पतला करने वाली दवा कॉमाडिन निर्धारित की और वेन को उनके हृदय को मजबूत करने के प्रयास में कई अन्य दवाएं दी। इसके बाद वे अस्पताल से बाहर निकल पाए, हालांकि वे बहुत कमजोर थे और मुश्किल से चल पाते थे। कुछ सप्ताह बाद वेन के हृदय के अनुवर्ती अध्ययनों से पता चला कि उसका इजेक्शन अंश 23% तक सुधर गया था। हालांकि हृदय रोग विशेषज्ञ बहुत आशावादी नहीं थे और उन्हें लगा कि शायद वेन के स्वास्थ्य में ये सबसे अधिक सुधार था। उनका हृदय अभी भी रक्त के थक्कों से भरा हुआ था और वे अभी भी एट्रियल फिब्रिलेशन में थे।
हृदय रोग विशेषज्ञ के पास एकमात्र विकल्प ये था कि वेन को मिनियापोलिस के एबॉट नॉर्थवेस्टर्न में भेजा जाए, जहां उसे हृदय प्रत्यारोपण सूची में डाला जा सकता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे लिए अपने मरीज, अपने दोस्त से इस बारे में बात करना कितना मुश्किल था। मुझे वेन के माता पिता को भी बताना पड़ा, दो ऐसे लोग जिन्हें मैं प्यार और सम्मान देता था, कि उनके बेटे की जान गंभीर खतरे में थी। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हाल ही में उन्होंने अपने छोटे बेटे को फेफड़ों के कैंसर के कारण खो दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं निराशा का संदेशवाहक था। वेन मिनियापोलिस जाने से बचना चाहता था और इसके बजाय स्थानीय हृदय रोग विशेषज्ञ के साथ काम करना चाहता था और नियमित रूप से मुझसे मिलना चाहता था। हमने उसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और खनिज पूरक दिया, जबकि वह अपनी अन्य दवाएं लेना जारी रखता था। उसके रक्त के थक्के आखिरकार साफ हो गए और हृदय रोग विशेषज्ञ विद्युत शॉक थेरेपी के साथ वेन की हृदय लय को सामान्य करने में सक्षम था। लगभग इसी समय मेरी पत्नी लिज और मैं महान उत्तर पश्चिम की ओर उड़ान भर रहे थे, जब उसने मुझे एक लेख दिखाया जो वह एक प्राकृतिक पोषक तत्व कोएंजाइम Q10 पर एक अध्ययन के बारे में पढ़ रही थी। लिज ने मुझे डॉक्टर पीटर लैंग्सजोन द्वारा लिखा गया लेख दिया, जो टाइल, टेक्सास में अभ्यास करने वाले एक हृदय रोग विशेषज्ञ और जैव रसायनज्ञ हैं। डॉक्टर लैंग्सजोन अपने कार्डियोमायोपैथी रोगियों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार करने में सक्षम थे, बस उनकी दैनिक दवाओं में COP10 नामक पोषक तत्व की खुराक जोड़कर। जैसे ही मैं घर लौटा, मैंने COP10 के उपयोग के बारे में चिकित्सा साहित्य पर गहन शोध किया और निर्णय लिया कि मेरे मित्र के साथ इसे आजमाना सुरक्षित है। वेन को क्या नुकसान हुआ? मैंने उसे अगले दिन अपने कार्यालय में बुलाया और उसे COP10 की खुराक देना शुरू किया, जो डॉक्टर लैंग्सजोन द्वारा सुझाई गई खुराक के समान थी। वेन पर उसके हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा इतनी बारीकी से निगरानी रखी जा रही थी, इसलिए मैं उसे 3 या 4 महीने तक नहीं देख पाया, और जब वह मेरे कार्यालय में लौटा तो वह कुल विकलांगता आय के लिए आवेदन करने की संभावना पर चर्चा करने आया। मेरी उम्मीदें धराशायी हो गईं। कुल विकलांगता। वेन ने बताया कि चूंकि उसने पिछले 8 महीनों से काम नहीं किया था, इसलिए उसके दोस्तों और व्यावसायिक परिचितों ने उसे विकलांगता पर विचार करने के लिए दृढ़ता से आग्रह किया था। जब मैंने पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि वह ठीक महसूस कर रहा है और वास्तव में एक दिन में औसतन 5 मील अपनी साइकिल चलाने में सक्षम है। वह थोड़ा दौड़ने में भी सक्षम था। मुस्कुराते हुए मैंने वेन से कहा कि जब उसकी गतिविधि का स्तर इतना नाटकीय रूप से सुधर गया है, तो मुझे उसे विकलांगता के लिए अनुशंसित करने में कठिनाई होगी। मैंने सुझाव दिया कि हम उसके दिल की स्थिति देखने के लिए एक और इकोकार्डियोग्राम करवाएं। वह सहमत हो गया। जब मुझे परिणाम मिले तो मैं चकित रह गया। वेन का इजेक्शन अंश 51% पर सामान्य सीमा में वापस आ गया था। उसके चमत्कारी सुधार का एकमात्र कारण बहुत सारी प्रार्थनाएं और पोषक तत्व COP10 था। अगले हफ्ते मैं डॉक्टरों के लाउंज में वेन के कार्डियोलॉजिस्ट से मिला और मैंने खुशी खुशी अपने मरीज के साथ जो हुआ था उसे साझा किया। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरे उत्साह को नहीं दर्शाया। उसे बस मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में इस डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि वेन का इकोकार्डियोग्राम उसकी मशीन पर दोहराया जाए। वेन को उसके हृदय रोग विशेषज्ञ के कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कई हफ्तों तक नतीजे देखने के बाद जब आखिरकार एक पत्र आया, तो मुझे पता चला कि कार्डियोलॉजिस्ट की मशीन पर वेन का इजेक्शन फ्रैक्शन 58% था। हाँ, ये तो और भी बेहतर है, मैंने सोचा। पत्र मिलने के एक हफ्ते बाद मैं डॉक्टर्स लाउंज में नाश्ता कर रहा था, तभी कार्डियोलॉजिस्ट मेरे पास आए। इस बार हमारी बातचीत थोड़ी अलग थी। वेन के सुधार से हैरान डॉक्टर उत्सुक थे कि क्या करना है। COP10 पर कुछ शोध अध्ययन देखें। मैंने उनसे कहा कि मैं अध्ययनों की प्रतियां तुरंत भेज दूंगा। उन्होंने कहा, तुम मुझे एक डॉक्टर की याद दिलाते हो जिसे मैं काम पर जाते समय रेडियो पर सुनता था।
वह पोषण और पूरक आहार पर इन सभी चिकित्सा अध्ययनों के बारे में बात करता था। मुझे यकीन था कि वह पागल हो गया है। उसके विषयों पर चर्चा करना अस्पताल में हमारा पसंदीदा शगल बन गया था। यार, हमने उसे अच्छी तरह से पीटा। हृदय रोग विशेषज्ञ ने आगे कहा, सबसे अधिक आलोचनात्मक डॉक्टर जिम था। डॉक्टरों के लाउंज में वह इस रेडियो वाले को एक तरफ से दूसरी तरफ से बुरा भला कहता था। यह अगले कुछ महीनों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन जिम के साथी ने उसका सामना नहीं कर दिया। जिम, अगर आप इस विषय के बारे में इतनी दृढ़ता से महसूस करते हैं, तो आप इसे क्यों लेते हैं? पोषण संबंधी पूरक। ठीक है, जिम ने जवाब दिया, अगर मैं गलत हूं तो। वेन विकलांगता पर नहीं गया और पूर्णकालिक काम पर वापस आ गया है। मेरे कार्यालय में उसका पहला दौरा 4 साल से अधिक समय पहले हुआ था। मेरा दोस्त अब वह सब कुछ करने में सक्षम है जो वह शारीरिक रूप से करना चाहता है, और उसके अनुवर्ती इकोकार्डियोग्राम से पता चलता है कि उसका इजेक्शन अंश सामान्य है। हालांकि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वेन का हृदय ठीक नहीं हुआ है। उसे अभी भी कार्डियोमायोपैथी है, लेकिन पोषक तत्व कॉक10 के साथ वेन के हृदय को उसका आवश्यक ईंधन स्रोत मिल गया है, जो अब उसके हृदय को उसकी कमजोर अवस्था की भरपाई करने में सक्षम बनाता है। हृदय की मांसपेशियों के रोग। हृदय कोई जटिल अंग नहीं है। यह मुख्य रूप से एक मांसपेशी है जिसका मुख्य काम पूरे शरीर में रक्त पंप करना है। पिछले कुछ अध्यायों में हमने हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनियों पर ध्यान केंद्रित किया था। यह अध्याय अब हृदय की मांसपेशी पर ध्यान केंद्रित करेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी हृदय की मांसपेशियों के रोग हैं। एक विद्युत प्रणाली इस मांसपेशी को समन्वित और कुशल तरीके से धड़कने के लिए प्रेरित करती है। फिर हृदय के वाल्व खुलते और बंद होते हैं, जिससे रक्त अपने 4 कक्षों के माध्यम से कुशलतापूर्वक प्रवाहित होता है। शरीर के हर अंग में जीवन देने वाले रक्त को पंप करने की जिम्मेदारी वाली प्राथमिक मांसपेशी के रूप में हृदय को हर समय लगातार धड़कना जारी रखना चाहिए, और इसलिए इसकी ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी के कई कारण हैं: उच्च रक्तचाप, बार या गंभीर दिल के दौरे, वायरल संक्रमण और घुसपैठ संबंधी हृदय रोग। ल्यूपस या स्क्लेरोडर्मा जैसे हृदय रोग कुछ नाम हैं। प्रत्येक मामले में रोग हृदय की मांसपेशियों की ताकत को कमजोर कर देता है, ताकि वह शरीर से प्राप्त रक्त की मात्रा को संभालने में असमर्थ हो जाए। हृदय अपनी कमजोर स्थिति की भरपाई करने के लिए तेजी से फैलने और धड़कने की कोशिश करता है, लेकिन रक्त अंततः फेफड़ों में वापस चला जाता है, जिससे वे तरल पदार्थ से भर जाते हैं। इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। रोगी अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के तरल पदार्थ में डूबने लगता है। कभी कभी विफलता मुख्य रूप से हृदय के दाहिने हिस्से में होती है, जिसका अर्थ है कि यकृत अवरुद्ध हो जाता है और रोगी के पैर सूजने लगते हैं। जब किसी का दिल बहुत कमजोर और फैल जाता है, जैसा कि वेन के मामले में हुआ, तो चिकित्सक इसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। कार्डियोमायोपैथी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का एक बहुत गंभीर मामला है। असामान्य रूप से बड़ा, फैला हुआ दिल इसकी पहचान है। कोएंजाइम Q10 क्या है? कोएंजाइम Q10 COQ10 या यूबिक्विनोन एक वसा में घुलनशील विटामिन या विटामिन जैसा पदार्थ है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। COQ10 की ट्रेस मात्रा विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद होती है, जैसे कि ऑर्गन मीट, बीफ, सोया ऑयल, सार्डिन, मैकेरल और मूंगफली। शरीर में अमीनो एसिड टायरोसिन से COQ10 बनाने की क्षमता भी होती है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए कम से कम 8 विटामिन और कई ट्रेस मिनरल की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी शरीर में COQ10 के प्राकृतिक उत्पादन में बाधा डाल सकती है। कोएंजाइम एक समूह के रूप में शरीर के भीतर बड़ी संख्या में एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक सहकारक हैं। COQ10 कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर उपयोग किए जाने वाले कम से कम 3 बहुत महत्वपूर्ण एंजाइमों के लिए सहकारक है। याद रखें,
माइटोकॉन्ड्रिया अनिवार्य रूप से कोशिका की बैटरी या भट्टी है, जहां कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम उच्च ऊर्जा फॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, जिस पर सभी सेलुलर फंक्शन निर्भर करते हैं। आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया वह जगह है जहां ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया होती है। न केवल ऊर्जा यहीं से शुरू होती है, बल्कि खतरनाक उप उत्पाद मुक्त कण भी बनते हैं। एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में COQ10 मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करने में बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस स्थिति में इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा बनाने में मदद करना है। COQ10, जो मानव माइटोकॉन्ड्रिया को ईंधन प्रदान करने में मदद करता है, को पहली बार 1957 में डॉक्टर फ्रेडरिक क्रेन द्वारा गोमास के हृदय के माइटोकॉन्ड्रिया से अलग किया गया था। 1958 में डॉक्टर कार्ल फोल्कर्स और मार्क इंक के सहकर्मियों ने सटीक रसायन का निर्धारण किया, COQ10 की संरचना का अध्ययन किया और इसे संश्लेषित करना शुरू किया। फिर 1970 के दशक के मध्य में जापानियों ने इस तकनीक को और बेहतर बनाया और अब वे बड़ी मात्रा में शुद्ध COQ10 का उत्पादन करने में सक्षम हैं। COQ10 की कमी और हृदय विफलता। न केवल कई जांचकर्ताओं ने COQ10 के सामान्य रक्त स्तर को स्थापित किया है, उन्होंने हृदय विफलता की गंभीरता और COQ10 की सहसंबंधी कमी के बीच एक सीधा संबंध भी पहचाना है। पेरियोडोंटल रोग, कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह में COQ10 की मात्रा में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। हालांकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी वाले रोगियों के रक्त स्तर में COQ10 के कम स्तर को सबसे स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। COQ10 की कमी कई स्थितियों का परिणाम हो सकती है। खराब आहार, COQ10 को संश्लेषित करने की शरीर की क्षमता में कमी, और या शरीर द्वारा COQ10 का अत्यधिक उपयोग। 1980 के दशक की शुरुआत में जांचकर्ताओं ने ऐसे परीक्षण शुरू किए जिनमें मरीजों ने COQ10 सप्लीमेंट्स लिए। पिछले 20 सालों में रुचि बढ़ती रही है और कई नैदानिक अध्ययनों ने कार्डियोमायोपैथी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मरीजों में COQ10 के परिणामों का परीक्षण किया है। दुनिया भर में कम से कम 9 प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षण हुए हैं। COQ10 के बायोमेडिकल और नैदानिक पहलुओं पर 8 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं, जिनमें 18 अलग अलग देशों के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने 300 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में सबसे बड़ा अध्ययन बैगियो एंड एसोसिएट्स द्वारा इतालवी मल्टी सेंटर ट्रायल था, जिसमें हृदय विफलता के 2664 रोगी शामिल थे। इस विशेष अध्ययन में लगभग 80% रोगियों में सुधार हुआ जब उन्होंने COQ10 लेना शुरू किया, और इनमें से 54% रोगियों में 3 प्रमुख लक्षण श्रेणियों में बड़ा सुधार हुआ। सरल शब्दों में कहें तो अध्ययन और वास्तविक जीवन के उदाहरण बताते हैं कि COQ10 जीवन धमकाने वाली हृदय स्थितियों वाले रोगियों के उपचार में एक बहुत ही सहायक पूरक है। हालांकि यह उन्हें ठीक नहीं करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से बीमारी की प्रगति को रोकता है। कार्डियोमायोपैथी के रोगियों का उपचार। क्या आपने कभी सोचा है कि हृदय प्रत्यारोपण में कितना खर्च आता है? क्या आपका अनुमान सही था? $2,50,000। क्या आप जानते हैं कि 65 वर्ष की आयु के टोडोर के 100 से अधिक रोगी हृदय प्रत्यारोपण सूची में हैं? 65 वर्ष से अधिक आयु के हजारों और रोगियों में कार्डियोमायोपैथी है, लेकिन वे अपनी आयु के कारण हृदय प्रत्यारोपण सूची में रखे जाने के योग्य नहीं हैं। हालांकि उन्हें अधिकतम हृदय प्रत्यारोपण मिल सकता है, लेकिन अधिकांश पूरी तरह से विकलांग बने रहेंगे। हृदय प्रत्यारोपण के लिए पात्र 10 रोगियों में से केवल एक को ही वास्तव में एक प्राप्त होगा, अन्य 9 आमतौर पर अपनी बीमारी से काफी जल्दी मर जाते हैं। इन संख्याओं में सैकड़ों हजारों रोगी शामिल नहीं हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से पीड़ित हैं। डॉक्टर फोल्कर्स और लैंगसेजोएन ने 1992 में चिकित्सा साहित्य में एक अध्ययन की रिपोर्ट दी थी, जो मुझे लगता है कि इस दुविधा को एक स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाता है। उन्होंने 11 अनुकरणीय प्रत्यारोपण उम्मीदवारों को COQ10 पर रखा। 3 मरीज सबसे खराब वर्गीकरण क्लास F से,
न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन गाइड बॉक्स देखें के तहत सबसे अच्छे वर्गीकरण क्लास 1 में चले गए। 4 मरीज क्लास IIIV से क्लास 2 में सुधर गए और 2 अन्य क्लास 3 से क्लास 1 में सुधर गए। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन द्वारा कार्यात्मक वर्गीकरण। क्षमता वर्ग 1, कोई सीमाएं नहीं, सामान्य शारीरिक गतिविधि से अनावश्यक थकान, सांस लेने में तकलीफ या दिल की धड़कन तेज नहीं होती। वर्ग 2, शारीरिक गतिविधि की थोड़ी सी सीमा, ऐसे रोगी आराम करने पर सहज होते हैं। सामान्य शारीरिक गतिविधि के परिणामस्वरूप थकान, दिल की धड़कन, सांस की तकलीफ या एंजाइना होती है। वर्ग 3, शारीरिक गतिविधि की चिन्हित सीमा, यद्यपि रोगी आराम करने पर सहज होते हैं, लेकिन सामान्य से कम गतिविधि से ऊपर वर्णित लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। वर्ग ए, बिना किसी परेशानी के कोई भी शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थता, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लक्षण आराम करने पर भी मौजूद रहते हैं। किसी भी शारीरिक गतिविधि के साथ बेचैनी और लक्षण बढ़ जाएंगे। चिकित्सा साहित्य में पहले से ही रिपोर्ट किए गए पर्याप्त नैदानिक परीक्षणों की पृष्ठभूमि के खिलाफ फोल्कर और लेंसेजोइन ने प्रभावकारिता का निर्विवाद प्रमाण दिखाया और अंतिम चरण के हृदय विफलता वाले रोगियों में COX-10 के उपयोग की सुरक्षा, जो प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ एक प्राकृतिक विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है जो कई नैदानिक परीक्षणों में प्रभावी और सुरक्षित साबित हुआ है। यह अपने मूल में पोषण संबंधी दवा है। जब किसी भी कारण से हृदय की मांसपेशी कमजोर हो जाती है तो यह ऊर्जा बनाने के लिए हृदय कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्वों की बढ़ती मांग को पूरा करती है। इन पोषक तत्वों के अत्यधिक उपयोग के कारण हृदय की मांसपेशी अंततः COX-10 से रहित हो जाती है, जो ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जब मरीज इस पोषक तत्व को पूरक के रूप में लेते हैं तो कमजोर हृदय की मांसपेशी COX-10 के अपने भंडार को फिर से भरने, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने और अपनी कमजोर स्थिति की भरपाई करने में सक्षम होती है। डॉक्टरों को COX-10 का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा उपचार के समर्थन में करना चाहिए, न कि उसके स्थान पर। ये पूरक चिकित्सा है, वैकल्पिक चिकित्सा नहीं। हालांकि अध्ययनों में कई रोगियों में इतना सुधार हुआ कि वे अपनी कई दवाएं लेना बंद कर पाए, लेकिन वे अपने अंतर्निहित हृदय रोग से ठीक नहीं हुए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रोगियों को लंबे समय तक COX-10 का पूरक लेना जारी रखना चाहिए। नैदानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जब रोगी पूरक COX-10 का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो आवश्यक ईंधन स्रोत फिर से समाप्त हो जाता है और हृदय का कार्य धीरे धीरे अपने पिछले खराब स्तर पर वापस आ जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर लेंसेजोइन ने रोगियों के 6 साल के अनुवर्ती अध्ययन के बाद बताया कि जिन लोगों ने अपनी पूरक खुराक को बनाए रखा, उनके हृदय के कार्य में सुधार जारी रहा। चिकित्सक COX-10 की अनुशंसा क्यों नहीं करते? यहाँ हमारे सामने एक जानलेवा बीमारी है जिसके लिए पारंपरिक चिकित्सा उपचार से सुधार की बहुत कम उम्मीद है। पूरक के रूप में COX-10 लेने की लागत लगभग $1 प्रतिदिन है। अस्पताल में भर्ती होने की कम लागत को ध्यान में न रखते हुए ये $250,000 के हृदय प्रत्यारोपण से काफी कम है, जिसके लिए इनमें से अधिकांश रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा COX-10 के उपयोग से कभी कोई दुष्प्रभाव या समस्या नहीं देखी गई है। वास्तव में अधिकांश अध्ययनों में 4 महीनों के भीतर उल्लेखनीय सुधार दिखाया गया है। तो चिकित्सक अपने कार्डियोमायोपैथी रोगियों को COX-10 के परीक्षण की सलाह क्यों नहीं देते? डॉक्टरों को जो नहीं पता वह आपको मार सकता है। मैंने कभी भी किसी मेडिकल मीटिंग में या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ COX-10 के इस्तेमाल पर चर्चा नहीं सुनी, सिवाय वे इनके फिजिशियन के साथ बातचीत के। और मैंने कभी किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियोमायोपैथी वाले मेरे किसी भी मरीज को COX-10 देते नहीं सुना। इन अध्ययनों की समीक्षा करने के बाद मैं भी चिकित्सा पेशे की अनिच्छा पर आश्चर्यचकित हूं कि वे अपने मरीजों को यह विकल्प प्रदान नहीं करते हैं।
अमेरिका में केवल 1% हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय विफलता कार्डियोमायोपैथी वाले अपने मरीजों को कॉक-10 की सलाह देते हैं, मानो उनके मन में कोई अच्छा वैकल्पिक उपचार हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉक-10 से जुड़े अधिकांश अध्ययनों को वित्त पोषित किया है। लेकिन सिंथेटिक दवाओं की अधिकता के विपरीत कॉक-10 एक प्राकृतिक उत्पाद है और इस तरह इसे एफडीए के माध्यम से पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। यदि कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है, तो दवा कंपनियां एफडीए द्वारा कॉक-10 जैसे प्राकृतिक उत्पाद को मंजूरी दिलाने के लिए आवश्यक $350 मिलियन खर्च नहीं करने जा रही हैं। किसी कंपनी के लिए चिकित्सकों को अपनी दवा के उपयोग को बढ़ावा देना भी बहुत महंगा है। ये बस होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि चिकित्सक कॉक-10 की सिफारिश क्यों नहीं करते हैं। चिकित्सक औषधीय रूप से प्रशिक्षित होते हैं। हम दवाओं के बारे में तो जानते हैं, लेकिन प्राकृतिक उत्पादों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम इसे स्वीकार करने से जितना भी कतराते हैं, हमारे दफ्तरों में रोजाना आने वाले दवा बिक्री प्रतिनिधि नए उपचारों के बारे में हम जो कुछ भी सीखते हैं, उसमें से बहुत कुछ नियंत्रित करते हैं। और मैंने अभी तक किसी दवा बिक्री प्रतिनिधि को कॉक-10 और कार्डियोमायोपैथी पर इसके प्रभावों पर कोई अध्ययन दिखाते नहीं देखा है। इसमें बस पैसे नहीं हैं। एम्मा की कहानी। एम्मा मेरी एक बहुत ही अच्छी मरीज है जो 80 के दशक में है। करीब 4 साल पहले उसके हृदय रोग विशेषज्ञ ने उसे कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित पाया। 20% के इजेक्शन फ्रैक्शन ने एम्मा के जीवन को बहुत सीमित कर दिया। उसके हृदय रोग विशेषज्ञ ने कार्डारोन सहित कई दवाएं निर्धारित की, जिन्हें उसने अपने अनियमित हृदय ताल को नियंत्रित करने के लिए लिया। हालांकि इस दवा ने उसे बहुत बीमार कर दिया और वह जल्द ही खाने में असमर्थ हो गई। न केवल उसका बहुत अधिक वजन कम हो गया, बल्कि दवा ने उसकी थायरॉइड ग्रंथि को भी नष्ट कर दिया। थायरॉइड की दवा शुरू की गई, लेकिन कहने की जरूरत नहीं कि एम्मा बहुत बीमार रही। उसके हृदय रोग विशेषज्ञ ने उसे बहुत उम्मीद नहीं दी और उसकी उम्र के कारण वह निश्चित रूप से हृदय प्रत्यारोपण के लिए उम्मीदवार नहीं थी। एम्मा को जो पारंपरिक उपचार मिला, उससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। हताश होकर वह मुझसे मिलने आई क्योंकि उसने सुना था कि मैं ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे अन्य लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं। अपने नए मरीज का मूल्यांकन करने के बाद मैं देख सकता था कि उसे कार्डारोन से गंभीर प्रतिक्रिया हो रही थी। वह चाहती थी दवा लेना बंद करने के लिए और मैं उससे सहमत था। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि अगर वह इस दवा पर बनी रही तो वह केवल 1 या 2 महीने और जीवित रहेगी। कार्डारोन से उसे राहत दिलाने के बाद मैंने अपने नए मरीज को 300 मिलीग्राम कॉक-10 देना शुरू किया। एम्मा को खुशी हुई कि उसकी भूख और ताकत में सुधार हुआ और उसकी सांस फूलने की समस्या कम हो गई। उसकी गतिविधि का स्तर जल्द ही सामान्य हो गया। 4 महीने बाद उसके हृदय रोग विशेषज्ञ ने एक इकोकार्डियोग्राम दोहराया और ये देखकर प्रसन्न हुआ कि उसका इजेक्शन अंश 42% तक सुधर गया था। एम्मा को अपने दिल से ज्यादा गठिया की चिंता हो गई है। वास्तव में वह अपने बाएं घुटने को पूरी तरह से बदलवाने में सक्षम थी। एक ऐसी महिला के लिए बुरा नहीं है जिसके बचने की उम्मीद भी नहीं थी। एम्मा को कार्डियोमायोपैथी का निदान हुए 4 वर्ष हो चुके हैं और वह स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही हैं। चिकित्सकों को अपने मरीजों का वकील बनना चाहिए। हमें ये सीखने और समझने की जरूरत है कि प्राकृतिक उत्पाद हमारे मरीजों की किस तरह मदद कर सकते हैं। यहाँ एक बुनियादी सिद्धांत जिस पर मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दे सकता, जब हम शरीर के प्राकृतिक कार्य का समर्थन करते हैं और उसके इष्टतम स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी और केवल तभी हमने उपचार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इस कार्य को समायोजित करने के लिए पूरक आहार लेना सबसे अच्छा वर्णित है। पूरक चिकित्सा कार्डियोमायोपैथी वाले मरीजों को जारी रखना चाहिए। अपनी दवाएं लेना बंद करें, लेकिन एक पूर्ण और संतुलित एंटीऑक्सीडेंट जोड़कर।
और कॉक10 की उच्च खुराक के साथ खनिज टैबलेट 300 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन। हम विफल हो रहे हृदय के प्राकृतिक कार्य का समर्थन करते हैं और रोगी की स्थिति में सुधार होता है। उल्लेखनीय रूप से